अच्छा जी, गोल्जाई टेंडन फाइबर्स को ना मैंने पहले लेक्चर नंबर 6 में भी कंप्लीट कर लिया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा वो है फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के बारे में। अच्छा, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्यों हम फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? तो पहली चीज़ तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई मिलता है, अब वो नॉक्शियस स्टिमुलाई क्या हो रहा है कि हम आराम से चल रहे हैं और सामने से कोई पत्थर या कोई जो है वो कांटा आ जाता है, ठीक है, या जो है हम कपड़े इस्त्री कर रहे हैं और एकदम से इस्त्री या फीमेल्स के लिए खाना बनाते हुए एकदम आपने गलती से जो गर्म पतीली को हाथ लगा दिया, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका नॉक्शियस स्टिमुलाई है। फिर क्या आप करते हो, फ़ौरन हाथ को अपनी तरफ से खींच लेते हो, ठीक है। या अगर आपका पाँव जो है वो एकदम से किसी कांटे के ऊपर आ गया, आपने एकदम पाँव अपनी तरफ खींच लिया, तो बॉडी की तरफ मूव करना क्या कहलाता है, फ्लेक्शन। तो नॉक्शियस स्टिमुलाई की वजह से हमेशा क्या होती है, फ्लेक्शन रिफ्लेक्स होती है, ठीक है। नॉक्शियस स्टिमुलाई की वजह से क्या होती है, हमेशा फ्लेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये फ्लेक्शन रिफ्लेक्स हमारी बॉडी में कैरी आउट कैसे होती है, ये हमारी बॉडी में कैरी आउट होती है बेसिकली आपके उसकी वजह से न्यूक्लियर बैक फाइबर, न्यूक्लियर चेन फाइबर और पूरा एक पाथवे होता है। तो आपको जो है ना उस पाथवे को जो है वो समझना है कि वो पाथवे किस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, तो यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी आपको कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलाई, जैसे कि अक्सर मेरे साथ होता है, गर्म पतीली को हाथ लगा दिया, ठीक है, तो हमारी जो होते हैं ना सबसे पहले रिसेप्टर उसको सेंस करते हैं। अब वो रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं, वो रिसेप्टर्स होती हैं आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। आपकी फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं आपके जो है वो उसके नीचे होती हैं माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली, और ये नॉक्शियस स्टिमुलाई पेन और टेम्परेचर को सेंस करती हैं, ठीक है। तो नॉक्शियस स्टिमुलाई पेन और टेम्परेचर को सेंस करने वाली फ्री नर्व एंडिंग्स इसको सबसे पहले सेंस करती हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स ने इसको सेंस किया और रिसेप्टर ने इसको ट्रांसमिट किया फ्लेक्सर मसल के पास, ठीक है। किसके पास, कौन से मसल्स के पास, फ्लेक्सर मसल्स के पास। और फ्लेक्सर मसल से ये फ़ौरन से पहले सेंसरी न्यूरॉन की तरफ, ये जो पर्पल लाइन दिखा रहे हैं ना, ये सेंसरी न्यूरॉन है जो कि इन्फॉर्मेशन लेकर आपके कहाँ पर गया, स्पाइनल कॉर्ड पर गया, और स्पाइनल कॉर्ड में ये पोस्टीरियर सेंसरी ट्रैक तक गया, और फिर पोस्टीरियर सेंसरी ट्रैक से इंटीग्रेटेड सेंटर पर वहीं के वहीं इंटीग्रेशन हुई, और फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन यानी एंटीरियर पार्ट को इन्फॉर्मेशन मिली, और ई फ्रंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से आपका जो है रिस्पॉन्स आया टूवर्ड्स द मसल, और मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल शॉर्ट होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि जब अपना हाथ बिल्कुल सीधा करते हो, एक्सटेंड करते हो, तो यानी कि मसल रिलैक्स हो जाते हैं, और जब आप मसल पीछे कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो मसल शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई आता है तो आपकी फ्री नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है, और आपका फिर सेंसरी मोटर न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्सेस को लेकर जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न पर, और स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न से एंटीरियर हॉर्न में सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और फिर आपका मोटर वो होता है जो वापस लेकर आता है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है फिर वापस आता है, गामा मोटर न्यूरॉन वापस आता है और आकर मसल स्पिंडल को एक्टिवेट करता है टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपका बेसिक फ्लेक्सर रिस्पॉन्स है। अब इस पूरे पाथवे में जो आपके न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं वो दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो हैं जो कि नॉक्शियस स्टिमुलाई को सेंस कर आपके ब्रेन तक लेकर गए। अब जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो टूवर्ड्स द ब्रेन जो होते हैं उनका नाम होता है अल्फा मोटर न्यूरॉन। तो यू नीड टू रिमेंबर कि योर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आर योर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड आपका जो मोटर न्यूरॉन होता है जो ब्रेन से रिस्पॉन्स लेकर मसल स्पिंडल तक आता है उसे हम कहते हैं गामा मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आपने बस यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि योर अल्फा न्यूरॉन्स आर द सेंसरी न्यूरॉन्स एंड योर गामा मोटर न्यूरॉन्स आर दी योर मोटर न्यूरॉन्स। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब यहाँ तक आपको हो गया। अब आपने यहाँ देखना है कि फ्लेक्शन टेंडन रिफ्लेक्स जो होती है इसको कौन मीडिएट करता है, इसको मीडिएट करता है न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, क्योंकि न्यूक्लियर बैक फाइबर्स के अंदर ये जो होते हैं रिसेप्टर न्यूरॉन्स होते हैं जो इसको सेंस करते हैं। देन आपका फ्लेक्सर रिफ्लेक्स किसकी वजह से जनरेट होती है, नॉक्शियस स्टिमुलाई की वजह से। फिर क्वेश्चन आता है, अ बॉय वॉकिंग बेयर फुट ऑन गेट प्रिक बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी कि कांटा वांटा चुभ जाता है और फिर वो इमीडिएटली उसको पीछे करता है और फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होती है। तो ये पेन जो होता है ना, ये पेन किसकी वजह से मीडिएट हुआ है, ये पेन मीडिएटर जो होते हैं ये आपके रिसेप्टर्स होते हैं, और ये कौन से पेन मीडिएटर रिसेप्टर्स होते हैं, ये होते हैं फ्री नर्व एंडिंग, ठीक है। उसके बाद अटैक विद द हैमर व्हाट हैपन, तो इसमें क्या होता है कि आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फाइबर्स जो होते हैं मसल स्पिंडल पर जो हैं वो उस पर अटैक होता है। यानी कि जब आप जो हैमर टेस्टिंग करते हो ना, हैमर टेस्ट करके आप रिफ्लेक्सेस देखते हो तो उसमें भी आप क्या करते हो, मसल टेंडन को इलिसिट करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है मसल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जो होते हैं एंड पर। अब आपको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर फाइबर्स और इंट्रा न्यूक्लियर फाइबर्स का पता होना चाहिए।
सो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका फ्लेक्सर रिस्पॉन्स होता है ना, इसमें आपके मसल स्पिंडल या मसल की जो पूरी पूरी बेली होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो जो मसल स्पिंडल होते हैं ना, इसमें दो तरह के मसल फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर और एक होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर। न्यूक्लियर बैक फाइबर को न्यूक्लियर बैक फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बल्की होते हैं, उसमें मोर न्यूक्लियाई होते हैं, और न्यूक्लियर चेन फाइबर को न्यूक्लियर चेन फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पतले पतले स्ट्रिप्स की तरह होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी पेशेंट को हैमर से स्टक करते हैं तो हम उसके मसल स्पिंडल के एंड पर जो है वो स्टक करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर बैक फाइबर होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, अब मसल शॉर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। ये बात मैंने आपको बता दी कि जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मसल की लेंथ कम हो जाती है, मसल शॉर्टन हो जाते हैं। ठीक है, यंग मेडिकल स्टूडेंट ऑलरेडी होल्डिंग 3 बुक्स, यानी कि एक आप अपने हाथ पे 3 किताबें उठाकर जा रहे हैं, अगर आपको चौथी रख दी जाए, यानी आपकी हथेली के ऊपर या आपके हाथ के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वज़न रख दिया जाए, तो आप क्या होता है कि आपका वज़न ही हाथ से छूट जाता है। तो ये इस वाली रिफ्लेक्स को बोलते हैं इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, यानी कि पहले काम सही हो रहा था लेकिन जब आपने मसल्स की टेंशन से ज़्यादा लोड बढ़ा दिया तो मसल्स की पावर ख़त्म हो गई। तो दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। देन आता है आपके वॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, उसमें हमारे बोथ अल्फा मोटर न्यूरॉन और हमारे पास जो है वो गामा मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। स्ट्रेच मसल विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, यानी जो स्ट्रेच मसल होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। एंड मसल शॉर्टनिंग इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेच, ये ज़्यादातर किस में देखी जाती है, फ्लेक्सर मसल्स के अंदर होती है। तो ओवरऑल इस पूरी जो 4-10 लाइनें, इनका निचोड़ ये है कि जब भी हमें कोई नॉक्शियस स्टिमुलाई मिलता है तो फ्री नर्व एंडिंग्स उससे स्टिमुलेट होती हैं, क्योंकि फ्री नर्व एंडिंग्स जो हमारी बॉडी में होती हैं, ख़ासतौर पे हमारे फिंगर नेल्स पे, हमारे टो नेल्स पे होती हैं, ये सेंस करती हैं नॉक्शियस स्टिमुलाई को, पेन और टेम्परेचर को। फिर ये जो होती हैं ये अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो होती हैं, वो अल्फ़ा इज़ अ सेंसरी, अल्फ़ा हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशंस को लेकर हमारे पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, वहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन होती है और हमारे पास जो है वो कमांड आ जाती है आपके डॉर्सल पार्ट को, विच हैविंग द गामा मोटर न्यूरॉन, और गामा मोटर न्यूरॉन जो है वो फ्लेक्सर मसल्स पे आ जाता है। अब फ्लेक्सर मसल्स में हमारे पास 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। जो कोनों पे होते हैं वो आपके न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं, और जो सेंटर में होते हैं वो आपके न्यूक्लियर चेन फाइबर होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर मिलकर मसल स्पिंडल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और जब मसल स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, और जो भी हमारा नॉक्शियस स्टिमुलाई रिस्पॉन्स होता है या जो भी हमारी फ्लेक्सर रिस्पॉन्स होती है उसमें प्रीडोमिनेंटली हमारे फ्लेक्सर मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द निचोड़, और क्वेश्चंस पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, देन अब हम बात करते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर की पैथोलॉजीज़ की। तो यूरिनरी ब्लैडर में यू नीड टू रिमेंबर एटॉनिक ब्लैडर, स्पास्टिक ब्लैडर। ठीक है, एटॉनिक ब्लैडर मतलब ब्लैडर के अंदर कोई टोन नहीं है, वो जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दो तो वो बिल्कुल ऐसे लचकड़ा सा हो जाता है ना, तो आपका ब्लैडर अगर इसकी टोन ख़त्म हो जाए तो ऐसे लचकदार सा हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एटॉनिक ब्लैडर। लेकिन अगर उसी तरह गुब्बारे में हवा भर दो तो उसकी टोन हो जाती है, उसकी एक खास टेंशन आ जाती है मस्कुलर वॉल के अंदर, तो वो फिर हमारे पास हो जाता है स्पास्टिक ब्लैडर। तो स्पास्टिक ब्लैडर और एटॉनिक ब्लैडर ये दोनों कंडीशन कॉमनली कहलाती है न्यूरोजेनिक ब्लैडर। ठीक है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर मतलब यानी कि आपके ब्लैडर जो है उसके अंदर कोई नर्व्स की पैथोलॉजी आ गई है, चाहे वो एटॉनिक हो गया चाहे वो स्पास्टिक हो गया, ये दोनों कंडीशन मिल के कहलाती हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब किस किस कंडीशन में एटॉनिक ब्लैडर हो सकता है और किस किस कंडीशन में स्पास्टिक ब्लैडर होता है। एक कंडीशन होती है टेबीज डॉर्सैलिस। टेबीज डॉर्सैलिस बेसिकली हमारे पास टर्शियरी सिफिलिस की कॉम्प्लिकेशन होती है। ठीक है, टर्शियरी सिफिलिस आपको पता है कि वेनरल डिजीज़ है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि स्पाइन को इफेक्ट करती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें आपका एटॉनिक ब्लैडर होता है। क्या होता है, एटॉनिक ब्लैडर होता है, यानी कि नर्व्स की इंजरी की वजह से ब्लैडर की टोन ख़त्म हो जाती है। तो यू नीड टू रिमेंबर कि सिफिलिस में आपका एटॉनिक ब्लैडर होता है, और स्पास्टिक ब्लैडर किस कंडीशन में होता है। स्पास्टिक ब्लैडर आपका आता है उसमें जो आपकी पैथोलॉजी हो जाए या कोई ट्रॉमा हो जाए टू द सैक्रल सेगमेंट। अब यहाँ पे भी देखिए सैक्रल सेगमेंट वर्ड से आपने याद रखना है कि लीजन अबव द सैक्रल सेगमेंट, यानी सैक्रल सेगमेंट के ऊपर अगर लीजन होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका डैमेज हो जाता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है तो स्पास्टिक ब्लैडर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पास्टिक ब्लैडर हो जाता है, यानी कि ब्लैडर की टोन इंक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट यूरिनरी रिटेंशन में चला जाता है। सो
यू नीड टू रिमेंबर कि जब भी हमारे स्पाइन का सैक्रल रीजन से अबव डैमेज होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डैमेज होगा और स्पास्टिक ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही डैमेज बिलो द सैक्रल सेगमेंट होगा तो पैरासिम्पैथेटिक डैमेज होगा और ऑटोनोमस ब्लैडर हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले में स्पास्टिक ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर की टोन बढ़ जाती है, यूरिन रिटेन हो जाता है, ठीक है। और ऑटोनोमस में ये होता है कि यूरिन की ड्रिबलिंग होना शुरू हो जाती है, यूरिन का पैसेज बढ़ जाता है, ठीक है। ये दो कंडीशन होती है कि अबव द सैक्रल सेगमेंट होगा तो स्पास्टिक न्यूरो ब्लैडर होगा और बिलो द सैक्रल सेगमेंट होगा तो ऑटोनोमस ब्लैडर होगा। अबव द सैक्रल सेगमेंट डैमेज होगा तो सिंपैथेटिक डैमेज होगा और बिलो होगा तो फिर पैरासिम्पैथेटिक होगा, क्योंकि सिंपैथेटिक का काम ही क्या होता है, यूरिन को होल्ड रखना। तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, टोन इंक्रीज हो जाती है आपके स्पास्टिक की, ठीक है। अब यहाँ पे इसके क्वेश्चन है, इंजरी टू द सैक्रल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कॉजेज ऑटोनोमस ब्लैडर कॉजिंग कंटिन्यूस ड्रिबलिंग। ऑटोनोमस ब्लैडर में क्या होता है, कंटिन्यूस ड्रिबलिंग हो जाती है, जबकि ये कहाँ पे हो रही है, ये इंजरी एट द सैक्रल सेगमेंट। वाइल अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई टू ब्लैडर इज अफेक्टेड। तो जब पैरासिम्पैथेटिक अफेक्ट होती है तो ऑटोनोमस ब्लैडर होता है, यानी ड्रिबलिंग ऑफ द ब्लैडर होती है। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट प्रेजेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी फाइंडिंग सजेस्ट। अब यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, यानी सैक्रम सेगमेंट जो सबसे लोअर सेगमेंट है, तो लोअर सेगमेंट की बात नहीं हुई, स्पाइन की, यानी अबव द सैक्रल सेगमेंट डैमेज है तो आपका कौन सा होगा, स्पास्टिक ब्लैडर होगा। इंजरी अबव द सैक्रल सेगमेंट कॉजेज द स्पास्टिक ब्लैडर। और अगर स्पास्टिक या एटॉनिक दोनों नहीं होगा तो आपने न्यूरोजेनिक को चूज़ करना है, क्योंकि न्यूरोजेनिक इज अ कॉमन टर्म फॉर द स्पास्टिक एंड द एटॉनिक ब्लैडर, ठीक है। Okay, then injury, the urinary bladder dysfunction due to the renal lesion caused by tabes dorsalis। तो tabes dorsalis जो होता है उसमें एटॉनिक यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो आपके जो पूरा निचोड़ निकला है ना, वो बातें आपने क्या क्या दिमाग में रखनी है कि एटॉनिक ब्लैडर किस में होता है, टेबीज डॉर्सैलिस में। न्यूरोजेनिक ब्लैडर का मतलब क्या है, न्यूरोजेनिक का ब्लैडर का मतलब ये है कि ब्लैडर का निज़ाम ही ख़राब हो गया है। वो एटॉनिक भी हो सकता है, वो स्पास्टिक भी हो सकता है, यानी वो ऑटोनोमस भी हो सकता है, वो स्पास्टिक भी हो सकता है। स्पास्टिक ब्लैडर का मतलब है ब्लैडर की टोन बढ़ी हुई है, ब्लैडर बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हुआ हुआ है, ब्लैडर ने बहुत ज़्यादा यूरिन रिटेन किया हुआ है। और यूरिन रिटेन वाली कंडीशन किस में आती है, जब स्पाइन का डैमेज आता है अबव द सैक्रल सेगमेंट। तो स्पाइन का डैमेज अबव द सैक्रल सेगमेंट विल स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस डैमेज। ये होता है सिंपैथेटिक नर्वस डैमेज, और सिंपैथेटिक नर्वस डैमेज होने की वजह से क्या होता है, स्पास्टिक ब्लैडर। और अगर यही डैमेज बिलो द सैक्रल सेगमेंट और एट द सैक्रल सेगमेंट हो तो फिर हमारे पास क्या होता है, ऑटोनोमस ब्लैडर हो जाता है, यानी ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आ जाती है। तो ये आपका एक पॉइंट है जो आपने याद रखना है।